जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि आज जो यह स्लाइड होगा वह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और जो लोग भी +2 के एग्ज़ाम देने वाले हैं ज्योग्राफी के, वह तो इस वीडियो को देखिए ही, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का आपको आएगा। साथ में ही जो है कि अलग अलग एग्जामिनेशन में जो होता है ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अभी हम प्रथम क्वेश्चन, और जब आप अपने मित्रों में क्या कीजिए कि इसको सब भेज के सब्सक्राइब करवाइए, लाइक और कमेंट भी कीजिए आप लोग। चलिए आज आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। यानी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में कर्नाटक है, बी में महाराष्ट्र है, सी में तमिलनाडु है, डी में आंध्र प्रदेश है। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वह है आपको कर्नाटका। यह जो देख रहे हैं कर्नाटका जो है कि वह आपका सही आंसर है। चलिए अब देखिए कि यह देखिए कि प्रथम जो है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वह कहाँ स्थित है, तो कर्नाटका राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार देखिए कि आपका दूसरा क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो देखते हैं वह खनन के लिए प्रसिद्ध है, और जो देख रहे हैं कि कौन सी खनिज की खनन वहाँ पे की जाती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में लौह अयस्क है, बी में तांबा है, सी में अवरक है और डी में बॉक्साइट है। तो आप यहाँ देखिए कि कोडरमा घाटी जो है अवरक की खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा घाटी जो देखते हैं कि वह कहाँ पे है, झारखंड में है। तो आप देखें कोडरमा किसके लिए, तो अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र स्थित है। यानी दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो स्थित है वह कहाँ है। तो इसमें देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ए में झारखंड है, बी में उड़ीसा है, सी में मध्य प्रदेश है और डी में छत्तीसगढ़ है। तो दुर्ग लौह अयस्क जो देखते हैं यह खनन जो छत्तीसगढ़ में है। यानी दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो रायपुर के पास है। अब देखिए कि चौथा क्वेश्चन है, बैलाडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडिला जो देख रहे हैं यह बताया जा रहा है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, लौह अयस्क के लिए, सोना के लिए। तो बैलाडिला जो खनन क्षेत्र है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और बैलाडिला जो खनन क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी छत्तीसगढ़ में यह स्थित है, और भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में इसकी पहचान की जाती है। तो आपने देखा कि बैलाडिला के खान से क्या निकाला जाता है, लौह अयस्क। और देखिए कि अब 5वां क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है। यानी अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अब देखिए असम है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो देखते हैं गुजरात में है। गुजरात में यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दो भ्रौच, गुजरात का जो भ्रौच डिस्ट्रिक्ट जो देखते हैं वहीं पे अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आपको पता चला कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में है। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। यानी नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है।
तो 4 ऑप्शन आपको स्लाइड पे है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु। तो आप देख रहे हैं कि नहरकटिया पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जो है असम राज्य में स्थित है और भारत की प्राचीनतम पेट्रोलियम भारत की प्राचीन नहीं, पुराना जो पेट्रोलियम यानी सबसे प्रथम जो खनन की गई थी, फिर जो पेट्रोलियम का जो ड्रिल निकाली गई, तो यही असम क्षेत्र से ही निकाला गया था। तो नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है, तो असम राज्य में। इसका आंसर क्या होगा, बी। अब चलिए, अब आपको जो 7वां क्वेश्चन है, बाबा बूदन पहाड़ी है, यानी बाबा बूदन पहाड़ी जो देखिएगा कि वह उसका 4 ऑप्शन दिया गया है, कर्नाटका है, गोवा है, झारखंड, उड़ीसा। तो बाबा बूदन की पहाड़ी जो है वह कर्नाटका राज्य में स्थित है, जो दक्षिण भारत में देखिएगा यह बाबा बूदन की पहाड़ी स्थित है, जहां पे देखिए इलायची की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए, काजू के लिए, यह सभी उत्पादन के लिए वह क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं। बाबा बूदन की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखिए जो कि आंसर ए होगा। अब देखिए कि 7वां हो गई। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से लौह अयस्क वाला कौन सा खनिज नहीं है। तो यहाँ पे बताई 4 ऑप्शन जो है कि हेमेटाइट, लिमोनाइट, एंथ्रासाइट, मैग्नेसाइट। तो जो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, यह तीनों लौह अयस्क वाला खनिज है। एंथ्रासाइट जो देखते हैं वह कोयला की जो सबसे उत्तम कोटि होती है उसको एंथ्रासाइट कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। तो देखिए कि कौन आंसर, तो आंसर सी होगा, यानी 8 में जो लौह अयस्क नहीं है तो एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट एक कोयला है। तो चलिए अब 9वां क्वेश्चन पे आइए। 9वां क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार स्थित है, यानी जो देख रहे हैं भंडारण जो होता है खनिज क्षेत्र का, तो ईरान, चीन, इराक, सऊदी अरब। तो यह 4 नाम जो देख रहे हैं इसमें से कौन सा जो है खनिज का सबसे बड़ा खनिज तेल जो है पेट्रोलियम रिसोर्स जिसकी सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है, तो इसका आंसर डी होगा, यानी सऊदी अरब जो देखते हैं वह पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी जो अरबियन प्रायद्वीप पे है स्थित है। अब देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 10वां क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन कोयला, दूसरा खनिज तेल, तीसरा जो है जल विद्युत और चौथा जो है सौर ऊर्जा। तो गैर परंपरागत स्रोत जो ऊर्जा का है वह सोलर एनर्जी है, यानी सौर ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए कि 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या है, मुंबई हाई किस खनिज के लिए जाना जाता है, यानी मुंबई हाई जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम, पनबिजली। तो यह जो देख रहे हैं मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए वह प्रसिद्ध है, जो मुंबई के पास स्थित है अरब सागर में। तो यह मुंबई हाई जो है भारत की प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जो कोयला देखते हैं सबसे प्रमुख सबसे उत्तम कोटि की जो कोयला आपको पाई जाती है विश्व पटल पे, वह गोंडवाना कालीन चट्टानों में पाई जाती है।
और यही पूछा जा रहा है कि भारत में गोंडवाना कालीन कोयला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह कौन सा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, झारखंड। तो गोंडवाना कालीन कोयला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह झारखंड है। झारखंड का जो दामोदर बेसिन जो आप देखते हैं, वहां जो कोयले की निक्षेप पाई जाती है वह कोयला आपको कार्बोनिफेरस पीरियड यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान में है निहित है। जबकि जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और तमिलनाडु जो देखते हैं वह लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि घटिया किस्म की कोयला के तौर पे उसकी पहचान होती है। तो आपने देखा है कि यह 12 का आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी गोंडवाना कालीन जो कोयला है वह कहाँ पे, झारखंड में पाई जाती है। इसके अपेक्षा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो प्रथम में देखिए ए में झारखंड, बी में उड़ीसा, सी में आंध्र प्रदेश और डी में मध्य प्रदेश। तो मैग्नीज के सबसे बड़ा भंडारण जो है वह आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि 14 नंबर यानी मध्य प्रदेश, जिसका आंसर देखें। अब देखिए कि 14 नंबर है, मेसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किस खनिज से है। यानी मेसावी श्रेणी जो देखते हैं तो यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए। तो मेसावी श्रेणी का संबंध जो है वह लौह अयस्क के लिए है। जो आपको देखिएगा मेसावी श्रेणी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके अपेक्षा देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 15 नंबर में क्या है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यानी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है वह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर यह गुजरती है। तो इसका आंसर जो होगा 15 का जो हो जाएगा कि आंसर होगा ए। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है, गहन जीवन निर्वहन कृषि प्रचलित है। गहन जीवन निर्वहन कृषि जो देखते हैं वह प्रचलित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ए में कनाडा, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में यूक्रेन, डी में जो है चीन। तो गहन या जीवन निर्वहन कृषि जो होती है वह आपको मानसूनी क्षेत्र वाले जैसे देखते हैं चाइना में पाई जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन में जो होती है वह व्यावसायिक कृषि होती है, गेहूं की जो वहां देखते हैं कि खेती। लेकिन यहाँ जीवन निर्वहन कृषि जैसे भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान यानी एशिया का अधिकतर क्षेत्र जो देखते हैं वहां जीवन निर्वहन कृषि होती है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी चीन, यानी जो सघन जनसंख्या वाली जो एरिया होती है। अब देखिए कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन है जो है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, पीट है। तो सर्वोत्तम किस्म की कोयला जो देखते हैं आपको एंथ्रासाइट है, क्योंकि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है 90% से प्लस होती है, जिसके कारण एंथ्रासाइट कोयला को जलाने से धुआं नहीं देती है, जिसके कारण यह उत्तम कोटि की कोयला और जो हीट अधिक देती है। जबकि आप बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट जो देखते हैं, बिटुमिनस जो है कि जनरली जो खनिज पदार्थ को जो गलाने के लिए जो कोयला का प्रयोग किया जाता है वह बिटुमिनस कोयला में। लेकिन सोने के लिए जो होती है, जहां
भंडार, उससे जो गहने का निर्माण, उसमें जो है एंथ्रासाइट कोयला का। और पीट जो होता है कोयला, वह सबसे घटिया किस्म का कोयला है, जो कच्चा लकड़ी के तौर पे भी इसको पहचान कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं देता है। तो इसका आंसर जो होगा, सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला है वह हो जाएगा एंथ्रासाइट, यानी आंसर आपका सी होगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, यानी प्लांटेशन जो देखते हैं, प्लांटेशन जो की जाती है रोपण यानी प्लांटेशन के लिए, तो वह कौन सा फसल नहीं है। जो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, रबर, चाय, गन्ना, चावल। तो आप जो देख रहे हैं आंसर डी जो है चावल, वह रोपण फसल नहीं है। रबर, चाय, गन्ना यह तीनों रोपण फसल है। रोपण फसल जैसे देखते हैं कि एक बार लगाते हैं और उसको अनेकों बार उसका उत्पादन करते रहते हैं, जैसे चाय का बागान से। गन्ना को एक बार लगाइए, 3-4 बार उससे प्रोडक्शन लेते रहिए। रबर का देखते हैं एक लंबा समय तक। लेकिन चावल, गेहूं यह सब खाद्य फसल है। तो आप इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा, डी, यानी चावल जो है रोपण फसल नहीं है। अब इसके आगे देखिए कि आपको जो है कि 19 नंबर क्वेश्चन, अंगूर की कृषि किस प्रकार की जलवायु में की जाती है। यानी अंगूर जो देखते हैं वह खट्टा और रसीला फल है, और वह पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की जलवायु में अंगूर की खेती की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ 4 दिया गया है, उष्ण जलवायु में, मानसूनी जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में और भूमध्य रेखीय जलवायु में। तो इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। जो भी खट्टा और रसीला फल जो देखते हैं उसका उत्पादन जो होता है वह भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है। अंगूर भी खट्टा और रसीला फल है, जिसके कारण इसका जो खेती होती है उत्तम कोटि की, वह जो देखिएगा आपको भूमध्य सागरीय जलवायु में। इसी कारण देखिएगा उत्तम कोटि की जो वाइन पाई जाती है, जो अंगूर से बनाई जाती है, वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय जो जलवायु का क्षेत्र है वहीं पे पाई जाती है। अब देखिए कि यहाँ पे देखें उसकी खासियत होती है कि वह रसीला, इसके अपेक्षा जो देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु की एक और खासियत होती है कि वह भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ भी है उस क्षेत्र की जलवायु क्या होती है कि शीतकाल में आर्द्र होती है, ग्रीष्म काल शुष्क होती है। वहाँ की प्रमुख फसल जो होती है वो रसीला और खट्टा फल होता है, जिसके कारण उसको व्यवसायी जो है जो कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। चलिए अब देखिए कहवा जो है कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहवा किस प्रकार की फसल है। 20 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्लाइड पे, वह कहवा जो है किस प्रकार की फसल है। तो यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया है, झूम, रोपण, गर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कहवा जो है कि रोपण कृषि है, यानी प्लांटेशन। इसकी जो है प्लांटेशन की जाती है, यानी पौधे को लगाया जाता है। तो कहवा जो होगा यानी इसका आंसर आपको होगा बी, रोपण। अब देखिए कि क्या है कि 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। यानी एक आर्थिक क्रियाकलाप जो देख रहे हैं वह ग्रामीण बस्तियों का जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा, यानी रूरल ऑक्यूपेशन जो देखते हैं। तो इसमें 4 दिया गया है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो होती है वह प्राथमिक क्रियाकलाप होती है, यानी कृषि जो आता है वह कृषि, पशुपालन, यह सब जो क्रियाकलाप होती है आपको प्राथमिक क्रियाकलाप के तौर पे होती है। तो इसकी का आंसर हो जाएगा ए। उसके अपेक्षा द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो क्रियाकलाप देखते हैं
यह क्रियाकलाप आपको नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है। गांव में जो देखते हैं अधिकतर कृषि का होता है, पशुपालन होता है, यही सभी, तो यह सब प्राथमिक एक्टिविटी में आती है। चलिए अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? यानी बृहद पैमाने जो विकसित अवस्था में जो बागाती कृषि, बागवानी कृषि जिसको कहते हैं, कहाँ पे है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में, मध्य अमेरिका में, कांगो बेसिन में। तो सबसे विकसित अवस्था में जो पाई जाती है बागवानी कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग, जो देखते हैं बागानी कृषि, वह दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में, जहां देखिए कि रबर, कहवा, कॉफी, यह सभी की उत्पादन की जाती है। अमेजन बेसिन में भी है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि सबसे विकसित अवस्था में, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में है। अमेजन बेसिन में जो खेती होती है वो आपको कहवा की होती है। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी 22 का आंसर क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, फेजेंडा, एजेंडा, निल्पा, लद्दांग। तो ब्राजील में कॉफी की जो बागान होती है उसको फेजेंडा कहा जाता है। इसका आंसर होगा आपका ए, यानी फेजेंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? यानी क्यूबा जो देख रहे हैं उसकी रानी किसको कहा जाता है? तो क्यूबा तो पहले आप समझ लीजिए कि अटलांटिक महासागर जो देखते हैं उसमें एक द्वीपीय देश है। तो क्यूबा में की रानी किसे कहा जाता है? गेहूं को, चावल को, गन्ना को, कपास को। तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है, जिसका इसका आंसर सी होगा। क्यूबा आप जान रहे हैं कि अटलांटिक महासागर में है। चलिए उसमें भी उत्तरी अटलांटिक में। अब देखिए कि आपका 25वां क्वेश्चन जो देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या है? बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? यानी बॉक्साइट जो खनिज है उससे कौन सी धातु प्राप्त होती है? जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। तो बॉक्साइट से जो खनिज की प्राप्ति होती है वह है एल्युमिनियम की। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बॉक्साइट जो अयस्क है उससे जो धातु प्राप्त होती है एल्युमिनियम। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? यानी रेशेदार फसल नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कपास, कॉफी, मेचेस्टा, जूट। तो इसमें कॉफी जो देखते हैं वह रेशेदार फसल नहीं है, तो आंसर बी होगा, क्योंकि कॉफी जो है पेय फसल है। कॉफी की पहचान किससे? तो पेय फसल के रूप में, जबकि कपास, मेचेस्टा, जूट यह सभी रेशेदार फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल देख रहे हैं, जिसमें कह रही है कि कौन सी जनजाति? तो बुशमैन, माओरी, पिग्मी, मुंडा। तो बुशमैन को जो देखते वह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यह आप देखिएगा दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, जहां निवास करने वाली जनजाति जो है वह बुशमैन है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा ए, 27 का आंसर ए है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है?
यानी विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? तो देखिए कि नाइजर, युगांडा, माली, सोमालिया, यह चारों देश जो देख रहे हैं अफ्रीका महादेश का जो देश है। और सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाला जो देश है वह नाइजर है। देखिएगा नाइजर की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या नाइजर में ही है। तो देखें कि यह नाइजर जो है कि सबसे अधिक, मतलब यहाँ देखिएगा कि बच्चे की जन्म जो एक महिला जो होती है अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देती है, तो इसी को प्रजनन दर, यानी एक महिला जो है कि 7-8 बच्चे तक जन्म देती है। तो औसत जो देखते हैं तो यह नाइजर है। तो सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश जो है कि क्या है? नाइजर, यानी आंसर ए होगा। चलिए अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयु वर्ग नहीं है? यानी मानव को जो है 3 आयु वर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे एक देखते हैं बाल्यावस्था होता है, दूसरा प्रौढ़ावस्था होता है, तीसरा जीर्णावस्था होता है। तो युवा अवस्था जो बाल्यावस्था जो होता है वह 0 से 14 वर्ष तक के लिए होती है। प्रौढ़ावस्था जो होती है वह 15 से 59 वर्ष तक के आयु के होती है। और जीर्णा अवस्था जो होती है वह 60 वर्ष से अधिक की होती है। 90 वर्ष से अधिक जो लिखी गई है वह गलत है, क्योंकि वह मानव की आयु वर्ग में नहीं आती है। जो विभाजन यानी कि मानव शास्त्रियों के द्वारा जो वर्ग में विभाजित की गई है उसमें 90 वर्ष से अधिक वाली कोई नहीं आती है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। आपने समझा कि 0 से 14 बाल्यावस्था, 15 से 59 प्रौढ़ावस्था और 60 से ऊपर जो देखते हैं वह जीर्णावस्था होता है। यानी कि जो है कि 15 से 59 जो देखते हैं वह प्रौढ़ावस्था है, जिसमें जिस देश में यह जनसंख्या अधिक होती है उसको युवाओं का देश कहा जाता है, जैसे भारत में देखिएगा। और वहाँ फर्टिलिटी भी अधिक होती है, उत्पादकता भी अधिक। तो यह 15 से 59 वाली आयु जो है वह फर्टिलिटी आयु में भी आती है। तो आप देख लिए कि इसका आंसर जो है निम्नलिखित में कौन सा आयु वर्ग में नहीं आती है? तो 90 वर्ष से अधिक वाली जो देखते हैं वह आयु वर्ग में नहीं आती है। तो आंसर डी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश कौन है? यानी सबसे अधिक नगरीकृत वाला, नगरीकरण जिसकी हुई है, तो 4 ऑप्शन यहां दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। तो सबसे अधिक नगरीकरण वाला जो देश है वह ग्रेट ब्रिटेन है, यानी आंसर होगा बी। ध्यान रखिए सबसे अधिक नगरीकरण वाला, अगर सबसे अधिक नगर में निवास करने वाला, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो होगा तो वह चाइना होगा। दूसरा लार्जेस्ट जो नगरीय पॉपुलेशन होगा वह भारत होगा। लेकिन यहां सबसे अधिक नगरीकृत वाला पूछा जा रहा है तो ग्रेट ब्रिटेन, यानी आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 100% नगरीय शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी वहां ग्रामीण जनसंख्या है ही नहीं, वह कौन सा है? थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है कि 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश है, यानी आंसर जो इसका होगा डी। सिंगापुर में ग्रामीण जनसंख्या है ही नहीं, वह पूर्ण रूपेण शहरी है। तो यानी आंसर डी होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है? यानी जहां बच्चे की जन्म भी अधिक होती है और मृत्यु भी अधिक होती है। तो यहां 4 ऑप्शन दिया गया है।
ए में अफ्रीका है, बी में एशिया है, सी में उत्तरी अमेरिका है, डी में ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिएगा सबसे अधिक जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो अधिक है, उच्च है, जो देश है अफ्रीका, जिसके कारण अफ्रीका में ग्रोथ रेट कम है। तो आपने देखा कि जो जन्म दर और मृत्यु दर वाले अधिक जो है कौन सा है, अफ्रीका, क्योंकि आज भी वहां मेडिकल फैसिलिटी का अभाव है, जिसके कारण मृत्यु दर अधिक है, और शिक्षा के अभाव होने के कारण जन्म दर अधिक है, और दोनों के अभाव के कारण वहां जन्म दर और मृत्यु दर अधिक है, जिसके कारण उत्पादकता यानी वृद्धि दर कम है। और इसी कारण अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप जो देखते हैं, डार्क कहा जाता है, अंधकार महा जो देखते हैं। अब देखिए चलिए अब देखिए कि आइए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, यानी कि ह्यूमन इंडेक्स जो देखते हैं उसमें कौन सा देश उच्च विकास दर वाला जो है स्तर में सम्मिलित नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। तो भारत जो है उच्च मानव विकास दर वाला देश नहीं है, यानी ह्यूमन इंडेक्स जो देखते हैं उसमें भारत निचले पायदान पे है, उच्च विकास दर वाले में नहीं है स्तर में। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला दर है देश है, यानी उच्च मानव ह्यूमन इंडेक्स जो सबके हाई जिसका है वह कौन सा देश है। तो दक्षिणी अफ्रीका, भारत, नॉर्वे, चीन। तो नॉर्वे जो देख रहे हैं वह ह्यूमन इंडेक्स में 1 नंबर पे है। पूरे विश्व में ह्यूमन इंडेक्स जो देखिएगा नॉर्वे जो है कि 1 पे है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। चलिए अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है, यानी कि ह्यूमन इंडेक्स की जो अवधारणा है वह किसकी देन है। तो यहां 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी में मकबूल उल हक और डी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर होगा सी, मकबूल उल हक महोदय जो है ह्यूमन इंडेक्स यानी कि मानव विकास की अवधारणा की संकल्पना जो मकबूल उल हक के द्वारा किया गया है, जो पाकिस्तानी मूल के हैं, यानी मकबूल उल हक जो है वो कहाँ की है, पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री है, जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा की कल्पना किए थे। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है किसने कहा है। यानी क्वेश्चन देख रहे हैं मानव भूगोल क्रियाशील मानव यानी एक्टिव मानव और अस्थायी पृथ्वी यानी हमेशा जो अपना जो चेंज करते रहती है के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है किसने कहा है। तो 4 ऑप्शन है, ए में हंटिंगटन है, बी में डेविस है, सी में जिन ब्रुन्स है, डी में कुमारी सैंपल है। तो यह कथन जो है कुमारी सैंपल का है। कुमारी सैंपल एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। तो देख रहे हैं इसका आंसर डी होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना किसने किया है। यानी एक ग्रंथ है जो भूगोल का देख रहे हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना किसने किया है। 4 ऑप्शन है, ए में विडाल्डिला ब्लास, बी में रेटजेल,
सी में डेविस है और डी में जीन ब्रून्स है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना जो है वह रेट जेल के द्वारा किया गया है। यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचयिता जो है वो कौन है? रेट जेल महोदय हैं। रेट जेल एक जर्मन भूगोलवेता थे। चलिए आगे देखिए 38 नंबर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, स्ट्रोबो, टॉलमी, हैकेल, रेट जेल। तो मानव भूगोल का जनक रेट जेल को कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल के जनक भी रेट जेल को ही कहा जाता है। तो आपने देखा इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी मानव भूगोल के जनक जो है वह रेट जेल महोदय हैं। तो आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? यानी कुछ भूगोलवेता का नाम दिया गया है। नव निश्चयवाद जिसको कहा जाता है नियो डिटर्मिनिज्म के से संबंधित भूगोलवेता कौन है? नियो डिटर्मिनिज्म का जनक भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन है 4, टेलर, हम्बोल्ट, रेट जेल, ब्लास। तो टेलर महोदय, यानी इनका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय जो है नव निश्चयवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म के से संबंधित, यानी कि अथवा रुको और जाओ सिद्धांत से संबंधित कहा जाता है। नियो डिटर्मिनिज्म को क्या कहा जाता है? रुको और जाओ भी कहा जाता है सिद्धांत। तो यह जो आंसर होंगे टेलर महोदय। तो आंसर क्या हुआ? ए। अब देखिए कि आपको 40 नंबर क्वेश्चन, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद को देखिए कि क्या है, एक नियतिवाद है, दूसरा संभववाद है और तीसरा जो है नव नियतिवाद है। तो यहां पे पहला जो है कि उत्पत्ति जो नियतिवाद की हुई थी, जिसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है और मानव को उसका दास। तो नियतिवाद के विचारक कौन है? तो जिसमें इमैनुअल कांट महोदय, हम्बोल्ट, रीटर, इनमें से सभी। तो यह आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से सभी है। क्योंकि नियतिवाद के जो जर्मन भूगोलवेता है वह नियतिवाद के विचारधारा से प्रेरित भूगोलवेता है। और तब कांट, हम्बोल्ट और रीटर तीनों जर्मन भूगोलवेता है। तो इसका आंसर डी होगा। उसी जगह पे देखते हैं संभववाद। तो संभववाद का जनक जो है फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के द्वारा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? यानी संभववाद के जनक भी कौन है? फ्रांसीसी भूगोलवेता है। और यहां पूछा जा रहा है संभववाद शब्द जो है यानी पॉसिबिलिज्म, संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म शब्द का जो है सबसे प्रथम बार किस विद्वान ने प्रयोग किया था? जिसका 4 ऑप्शन यहां दिया गया है, विडाल डी लाप्लास, लूसियन फैब्रे, बैकन, जीन ब्रून्स। तो यह जो देख रहे हैं आंसर वी जो है, लूसियन फैब्रे जो है वह प्रथम बार संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग किए थे। तो इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यानी मानव प्रकृति का दास है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हंटिंगटन है, अरस्तु है, एलन सैंपल है, रीटर। तो देखिए कुमारी सैंपल जो है नियतिवाद से इतनी प्रेरित हो गई थी कि वह मानव को प्रकृति का दास समझने लगी थी। तो यह कथन जो है कि मानव प्रकृति का दास है,
यह कथन जो है कुमारी सैंपल का है, यानी एलन सैंपुल, जो कि अमेरिकन भूगोलवेता है, लेकिन यह जर्मन भूगोलवेताओं से प्रेरित थी, जिसके कारण इसके मानसिक पटल पे जो है नियतिवाद यानी अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या का केंद्रीकरण यानी कहां पे होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, यह चारों ज्योग्राफिकल रीजन है। अब इस ज्योग्राफिकल रीजन में सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है उसे जानना है। तो एक में कहा जा रहा है पर्वतीय क्षेत्र में, बी में कहा जा रहा है पठारी क्षेत्र में, सी में कहा जा रहा है मैदानों में, और डी में कहा जा रहा है मरुस्थलीय प्रदेश में। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो होगा वह मैदानी क्षेत्र में निवास करता है, प्लेन एरिया में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कृषि के अनुकूल होती है और उसके कारण उसका वहन क्षमता जो होती है अधिक होती है, तो इसलिए मानव जो है अधिक निवास जो है मैदानी क्षेत्र में। सबसे विरल क्षेत्र जो देखिएगा वह मरुस्थलीय प्रदेश होगा। तो यहां सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछ रहा है तो आंसर सी होगा, यानी मैदानी क्षेत्र में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में है निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको स्लाइड पे है, दक्षिणी अमेरिका, ओसेनिया, अफ्रीका और एशिया महादेश। तो यह जो देखते हैं कि ओशिनिया जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला महादेश है। ओशिनिया कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास वाले जितने द्वीपीय देश हैं, इंडोनेशिया को छोड़कर उसके आसपास वाले जो द्वीपीय देश है उस सभी समूह को ओशिनिया कहा जाता है, ओशिनिया महादेश, जहां जनसंख्या जो है सबसे कम है, यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आंसर होगा इसका बी। चलिए अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महादेश कौन सा है। यहां 4 ऑप्शन दिया गया है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो महादेश है वह एशिया महादेश है। एशिया में आज भी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, तो इसकी आंसर होगी डी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यह चारों द्वीप जो देखते हैं ये इंडोनेशिया का द्वीप है। अब यहां 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में जावा, बी में सुमात्रा, सी में बोर्नियो, डी में सेलेवेस्ट। तो जावा जो देखते हैं कि इंडोनेशिया के सबसे घना बसा हुआ द्वीप है। इंडोनेशिया का 60% से ऊपर जनसंख्या जावा द्वीप पर निवास करता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वह जावा द्वीप पे ही स्थित है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन